Jai Hind and good morning, my dear students. Children, in the last class, we have just finished human health and disease, and today we are going to start the next chapter of microbiology, that is microbes in human welfare. बच्चों आपको पता ही है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है और स्ट्रेटजीज फॉर द इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाला चैप्टर एलिमिनेट कर दिया गया है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से ड्यू टू कोविड-19। तो आप समझ सकते हैं कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से मिलाकर ही दो चैप्टर से मिला के 14 नंबर का 14 मार्क्स का, ठीक उसी तरीके से जैसे आपने देखा जेनेटिक्स वाले दो चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से मिला के 18 नंबर का आएगा बच्चों। ठीक उसी तरीके से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से मिला के 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बोर्ड के एग्जाम में according to the blueprint given by CBSE board. So children, this is again we are going very important chapter of our syllabus, that is microbes in human welfare. My dear kids, we know very well that economic importance comprises both the aspects which are beneficial and harmful. अगर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें किसी के लिए भी, फंजाई का, एल्गी का, माइक्रोब्स का या किसी का भी अगर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं बच्चों, तो उसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स और हार्मफुल एस्पेक्ट्स दोनों की ही चर्चाएं करते हैं। अभी हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में देखा कि वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई और वर्म से नाना प्रकार की खतरनाक डिसऑर्डर्स और हार्मफुल एस्पेक्ट्स इनफैक्ट, और अब हम लोग माइक्रोब्स का यूजफुल एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखने जा रहे हैं बच्चों। सो प्लीज सी हियर कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एंड यू आर सीइंग दैट माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। क्या क्या इस चैप्टर में हमें पढ़ना है उसको मैं हेडिंग वाइज लिखा हूं, पहले सब हेडिंग्स को समझिएगा। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस यानी बायोगैस प्लांट, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। तो इस चैप्टर में बच्चों एनसीईआरटी में अगर आप देखें तो एक क्रम में लाइन से एक एक हेडिंग दिया हुआ है और एकदम नोट्स के तरीके से एक एक चीज लिखा हुआ है एनसीईआरटी में ऑलरेडी। तो इस चैप्टर को समझने की जरूरत है और समझने से भी ज्यादा लर्न करने की जरूरत है, बिकॉज देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स एसोसिएटेड विथ ह्यूमन वेलफेयर इन वेरियस प्रोडक्ट्स, like you are seeing here that microbes in household products, here microbes in household products, microbes in industrial product, सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का यूज, बायोगैस प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का यूज, बायो कंट्रोल एजेंट्स, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट एंड माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। So children, in this particular chapter we have to elaborate different sectors related to the beneficial aspects of microbes. So my dear kids, first of all we are going to discuss about microbes in household products. Children, अगर हम हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स की बात करें, घर या घरेलू आइटम्स की बात करें जो घर में खाने पीने के लिए और भी चीजों के लिए यूज किया जाता है, तो उसमें बहुत से माइक्रोब्स आ जाएंगे बच्चों जिनका हम हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं। ओके, तो सो सी हियर ग्लूकोज, और ग्लूकोज आप जानते हैं रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज से पायरुविक एसिड या पायरुवेट बन जाता है। और इस पायरुविक एसिड को देखिए एस्परजिलस नाइगर, ध्यान दीजिएगा, एस्परजिलस नाइगर इज द फंगस बिलोंगिंग टू क्लास एस्कोमाइसिड्स एंड लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बैक्टीरिया, Bacillus bacteria, rod-shaped bacteria, you know, and Saccharomyces cerevisiae is belonging to class Ascomycetes of fungi. तो बच्चों देख रहे हैं आप, Saccharomyces से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। Saccharomyces cerevisiae बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंगस है ये, यूनिसेलुलर फंजाई। केवल ईस्ट के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है और ईस्ट बच्चों हजारों साल पहले से ही हमारे कल्चर से, ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है Saccharomyces cerevisiae। और देख रहे हैं आप इसका यूज, एक तो इसका यूज देख रहे हैं, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, यहाँ पर पायरुविक एसिड बना और यहाँ पर पायरुविक एसिड का एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, और यहाँ पर प्रोडक्शन होता है एथेनॉल और CO2 का। एथेनॉल, यू नो, एथेनॉल दैट इज द चीफ इंग्रेडिएंट ऑफ बियर, विस्की, ब्रांडी एंड रम, दैट इज द अल्कोहलिक बेवरेजेस, and 2 moles of CO2 is also liberated here, carbon dioxide which is used to puffing the bread, छोला फुलाने के लिए घर में देखते हैं आप, दूध को पनीर में बदलने के लिए, चीज में
चीज जो फूला हुआ होता है उसमें देखते हैं आप, तो ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2। तो सैक्रोमाइसिस सेरिबेसी का यूज आप देख रहे हैं बियर, विस्की, वाइन एंड रम बनाने के लिए बेवरेजेज में और एल्कोहलिक बेवरेजेज में, और इसके अलावा बच्चों ब्रेड यानी ब्रेड और चीज यानी बेकरी में। इसीलिए बच्चों सैक्रोमाइसिस सेरिबेसी को बेकर्स ईस्ट या ब्रीवर्स ईस्ट भी कहा जाता है, बिकॉज इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ब्रीवर्स इंडस्ट्री एंड इन बेकरी इंडस्ट्रीज। Now you are seeing here the another microbe, that is the bacteria, in fact, Lactobacillus lactis. Lactobacillus lactis also responsible for the formation of yogurt and cheese, as well as it converts the milk into curd. मिल्क को कर्ड में, दूध को दही में बदल देता है बच्चों, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करता है, इसीलिए इसका नाम ही रख दिया गया लैब यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ध्यान दीजिएगा LAB कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में LAB यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो इसको बच्चों लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहा जाता है, लैब बैक्टीरिया कहा जाता है, जो दूध को दही में बदल देता है। एज वेल एज इट इनहेंस द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ मिल्क बाय एनहांसिंग द विटामिन B12। B12 विटामिन को बढ़ाकर मिल्क के अंदर या मिल्क के न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी बढ़ा देता है बच्चों, दैट इज लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने के कारण ही इस बैक्टीरिया का नाम ही रख दिया गया है लैब यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो दीज आर द हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स इन विच यू आर सीइंग द रोल ऑफ माइक्रोब्स। और पीछे भी एक आपको बैक्टीरिया दिखाया था मैंने, प्रोपियानी बैक्टीरियम शर्मानी, ध्यान से देखिएगा दिस वन, ये देखिए बच्चों प्रोपियानी बैक्टीरियम, पूरा नाम प्रोपियानी बैक्टीरियम शर्मानी, प्रोडक्शन ऑफ स्विस चीज या स्विस चीज का प्रोडक्शन करता है, पिंकिश कलर का हाई क्वालिटी वाला और ज्यादा फूला हुआ, ज्यादा सॉफ्ट और ज्यादा टेस्टफुल और स्पेशल फ्लेवर और फ्रेग्रेंस वाला स्विस चीज, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्पेशल बैक्टीरिया दैट इज प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। तो प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी से आप देख रहे हैं स्विस चीज, और इसके अलावा एस्परजिलस नाइगर से लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड। इन फैक्ट Aspergillus niger is extensively used in the production of citric acid also, Lactobacillus lactis converting milk into curd, and Saccharomyces cerevisiae that is the baker's yeast or brewer's yeast. So children, it has been asked so many times in NEET and in other medical entrance examination as well as in board examination that which particular bacterium or microbes is associated to which kind of production. So please see here, यहाँ पे 4 बैक्टीरिया और 4 प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए हैं जिनको हम लोग को मैच कराना है बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, एस्परजिलस नाइगर दैट इज सिट्रिक एसिड, पहला डी हो जाएगा, पहले का जवाब क्या हो जाएगा डी। एस्परजिलस नाइगर बिलोंगिंग टू क्लास एस्कोमाइसिड्स ऑफ फंजाई एंड रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटाई, ध्यान दीजिएगा एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड यानी दूसरे का सी हो जाएगा, पहले का डी और दूसरे का सी। एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड। आप विनेगर या सिरका जानते होंगे बच्चों, और विनेगर या सिरका जब बनाया जाता है तो गन्ने के रस को एक प्रकार से सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, और उसमें यही बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर एसिटाई ग्रो करता है, जो कि एसिटिक एसिड, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, यह एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है, CH3COOH that is frequently said to be as vinegar या सिरका या acetic acid. Third one you are seeing Clostridium butylicum that is responsible for the production of butyric acid, and fourth one that is Lactobacillus lactis is responsible for production of lactic acid, lab bacteria which is responsible for converting milk into curd. यहाँ पर आप 4 अलग अलग बैक्टीरियम और 4 अलग अलग प्रोडक्ट देख रहे हैं बच्चों जिनको मैच कराना है, तो ध्यान से समझ लें आप। एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूट्रिक एसिड और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस लैक्टिक एसिड। दीज आर द 4 बैक्टीरिया which are associated with the household products, various kind of organic acids which are used in different works. So children, you are seeing here that how bacteria are associated with the production of various kind of acids.
सो चिल्ड्रेन, एंड हियर यू आर सीइंग द लैक्टोबैसिलस, योगर्ट बनाने के लिए दूध को दही में बदलते हैं और दही से फर्दर जो है योगर्ट बनाया जाता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ चिल्ड्रेन, कम टू इंडस्ट्रीज। We are discussing the role of microbes in various sectors, and now in industries, see here the role of microbes in alcoholic beverages. As you know that yeast are used in bakery industries as well as in beverage industries also. Breweries, that is the production of alcoholic beverages, beer, whiskey, brandy and rum. So children, see here. First of all, malted liquors. Malted liquors obtained by fermentation, that is the conversion of carbohydrate to alcohol. नॉर्मली आप जान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट का अल्कोहल में कन्वर्ट होना ही फर्मेंटेशन कहलाता है, जो कि चीज बनने के समय में भी ईस्ट के अंदर जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा था, दैट इज फर्मेंटेशन। तो माल्टेड लिकर देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ऑब्टेन बाय फर्मेंटेशन, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू अल्कोहल ऑफ जर्मिनेटिंग सीरियल्स आर अनडिस्टिल्ड, अल्कोहल कंटेंट इज लो। यहाँ पे अल्कोहल कंटेंट बहुत कम रहता है, 3 से 6% तक रहता है, एंड बेस्ट एग्जांपल इज बियर। तो यहाँ जर्मिनेटिंग सीरियल्स को जो है फर्मेंटेशन करा के बियर बनाया जाता है बच्चों, जिसमें अल्कोहल का परसेंटेज 3 से 6% तक रहता है। नाउ सी हियर वाइन। वाइन इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ नेचुरल शुगर्स एज प्रेजेंट इन ग्रेप्स, अंगूर। सबसे अधिक अंगूर को यूज किया जाता है, ग्रेप्स को। साइंटिफिक नेम वाइटिस, साइंटिफिक नेम वाइटिस है। As you know already that grapes are the most favorite site of yeast to grow. yeast को ग्रो करने के लिए दुनिया में जितने भी साइट्स हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और अट्रैक्टिव साइट है ग्रेप्स। ग्रेप्स के जो ऊपर ईस्ट सबसे अधिक ग्रो करते हैं बच्चों, इसीलिए ग्रेप्स को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है अल्कोहलिक बेवरेजेज बनाने के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर वाइन्स प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ नेचुरल शुगर एज प्रेजेंट इन ग्रेप्स एंड अदर फ्रूट्स। These are also undistilled, like light wine 9 to 12%, fortified wines 16 to 22%. Distilled beverages are added from outside, और इसमें distilled beverages और fragrance जो बाहर से भी मिलाए जाते हैं। Effervescent wine 12 to 16%, bottle before fermentation is complete. तो इस तरीके से फर्मेंटेशन कंप्लीट होने के पहले ही इसको बॉटल्ड कर दिया जाता है। और ध्यान रखें, बॉटल के अंदर भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, इसीलिए आपने सुना भी होगा कि जितनी पुरानी शराब, जितना पुराना अल्कोहलिक बेवरेजेज, उतना ही ज्यादा अच्छा माना जाता है इंटॉक्सिकेशन के पर्पस से, क्योंकि वहां पर फर्मेंटेशन स्टिल गोइंग ऑन। एंड वाइन्स आर कॉल्ड ड्राई व्हेन ऑल शुगर प्रेजेंट हैज बीन फर्मेंटेड एंड स्वीट व्हेन कम शुगर इज लेफ्ट। ध्यान दीजिएगा, स्वीट तब कहा जाता है अल्कोहलिक बेवरेजेज को जबकि उसमें कुछ शुगर प्रेजेंट हो, और ड्राई तब कहा जाता है जबकि सारा का सारा शुगर फर्मेंटेशन हो चुका है बच्चों। सो स्पिरिट्स डिस्टिल्ड आफ्टर फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के बाद और डिस्टिलेशन किया जाता है। एग्जांपल रम, जिन, विस्की, ब्रांडी, वोदका, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ fermented and distilled part of the distilled alcoholic beverages. Now see the other: absolute alcohol, ethanol 99%, rectified spirit alcohol 90%, and proof spirit 50 to 57%. So my dear kids, you are seeing here that absolute alcohol ethanol 99%, rectified spirit ethyl alcohol 90%, and proof spirit 50 to 57%. Please write it. So my dear kids, you are seeing here the alcoholic beverages: malted liquor, wines, spirits, and other alcoholic beverages. Now see, these are the industries which are manufacturing the alcoholic beverages: beer, whiskey, brandy, and rum. And now you know that the alcoholic beverages are of two types, that is distillated and undistillated. Okay, children. So beer, brandy, and beer and brandy basically are the undistillated, and rest of the alcoholic beverages are distillated. You are seeing here, and alcoholic beverages and distilled beverages. See here, distilled versus undistilled beverages. Distilled beverages are relatively harsh and don't contain any nutritional compound, क्योंकि यहाँ पर डिस्टिलेशन कर दिया गया है। आप जानते हैं डिस्टिलेशन करते समय जितने भी मिनरल्स
या जरूरी कंपाउंड्स हैं वो सब इवापोरेट हो जाते हैं, गर्म किया जाता है बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर, जिसकी वजह से सारे के सारे मिनरल्स इवापोरेट हो जाते हैं और उसके बाद जो है डिस्टिल्ड लिक्विड आइटम बनता है। तो इन दिस वे डिस्टिल्ड बेवरेजेज यू आर सीइंग डोंट कंटेन एनी न्यूट्रिशनल कंपाउंड। डिस्टिल्ड बेवरेजेज में कोई न्यूट्रिशनल कंपाउंड नहीं होगा बच्चों, और जबकि अनडिस्टिल्ड बेवरेजेज जो है वह हेल्थ फ्रेंडली है और कंटेन हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशनल कंस्टिट्यूट्स। इसीलिए अनडिस्टिल्ड बेवरेजेज बियर वगैरह को ज्यादा अच्छा माना जाता है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, और जबकि डिस्टिल्ड बेवरेजेज जो रहते हैं उसमें कोई न्यूट्रिशनल कंपाउंड नहीं होता है बच्चों। सो इन दिस वे वी आर सीइंग द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स एज वेल एज in industries also. We have seen that microbes are highly used in bakery industries and as well as in breweries industries. So my dear kids, now come to discuss about the role of microbes in medicinal sector. Medicinal sector, अगर हम medicinal sector की बात करें बच्चों, तो microbes are extensively used, highly used in the production of medicines. Some type of microorganisms produce important drug also called as antibiotic. Children, you know very well that the first antibiotic penicillin was obtained by a fungus that is well known as Penicillium notatum, commonly known as green mold. Penicillium notatum को बच्चों ग्रीन मोल्ड कहा जाता है, और एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पहली बार बनाया पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन। That is the antibiotic manufactured by Alexander Fleming in 1928, and it cured the lot of soldiers of America during Second World War. That's why in 1945, after completion of the Second World War, Alexander Fleming was awarded by the largest prize of the world, that is Nobel Prize for the discovery of penicillin. And penicillin, the antibiotic which was manufactured by the use of a fungus belonging to class Ascomycetes, that is Penicillium notatum. तो बच्चों आपने देखा यहाँ पर कि पेनिसिलियम नोटेटम से, पेनिसिलियम नोटेटम जो कि फंगस है, एस्कोमाइसीट्स का मेंबर है, और एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली बार 1928 में बच्चों पेनिसिलिन बनाया, पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। सो प्लीज नोट इट, first antibiotic penicillin was manufactured by Alexander Fleming by the use of a fungus belonging to class Ascomycetes, that is Penicillium notatum. इसके अलावा और भी दूसरे एंटीबायोटिक, यानी सेकंड नंबर का जो एंटीबायोटिक था उसका नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन। वह भी एक बैक्टीरिया को यूज करके बनाया गया बच्चों, स्ट्रेप्टोकोकस कोकाई। तो आप देख रहे हैं जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं या वैक्सीन हैं या माइक्रोब्स को यूज करके बनाए गए। आपने देखा यहाँ पर कि पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन और दूसरा एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि माइक्रोब्स को यूज करके बनाया गया। सो चिल्ड्रन, फंक्शंस ऑफ एंटीबायोटिक आर वी कैन डिस्ट्रॉय अदर माइक्रोब्स। जो कमजोरी के समय में दूसरे माइक्रोब्स जो हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। एंड यू नो वेरी वेल दैट एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव इन द केस ऑफ बैक्टीरिया but not effective in the case of viruses. आप देख रहे हैं इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है, प्रताड़ित है, मर रहे हैं लोग, लेकिन एंटीबायोटिक का कोरोना वायरस पे कोई असर नहीं होता है, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वायरसेस आर कनेक्टिव लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड देयर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। दे डू नॉट हैव एनी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। उनके पास कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है बच्चों वायरसेस के पास, इसीलिए उनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता है। सो इन दिस वे चिल्ड्रन वी हैव सीन द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स, इन इंडस्ट्रीज as well as in medicinal sector. Now see here, penicillin. This one is the penicillin, first antibiotic manufactured by Alexander Fleming in 1928, and by using the fungus belonging to class Ascomycetes, that is Penicillium notatum. And now see here, streptokinase injection. आप streptokinase injection को देख रहे हैं बच्चों, it is used as clot buster. इसको क्लॉट ब्लस्टर्स के रूप में यूज किया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेस को, और यह भी एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस से ऑब्टेन किया गया है, इसलिए इसका नाम रखा गया स्ट्रेप्टोकाइनेस।
यह क्लॉट ब्लस्टर्स के रूप में पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा यूज होने वाला मेडिसिन है। जब हमारा ब्लड जगह जगह शरीर के अंदर क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, ब्लड का थक्का जम जाता है, तब स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज किया जाता है बच्चों। इसके अलावा हार्ट अटैक वगैरह के केस में जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लड जाम हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, तब भी जो है स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन लगाया जाता है क्लॉट को तोड़ने के लिए। आप देखिए मैं एक डायग्राम में दिखा रहा हूँ किस तरीके से स्ट्रेप्टोकाइनेज यहाँ पर देखिए क्लॉट ब्लस्टर्स का काम करता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों स्ट्रेप्टोकाइनेज that is widely extensively used as clot busters throughout the world is manufactured by a bacterium that is streptococcus। तो स्ट्रेप्टोकोकस से ये स्ट्रेप्टोकाइनेज बनाया जाता है। और एक एग्जांपल है मेडिसिनल सेक्टर में स्टैटिन का बच्चों, ये देखिए मोनेस्कस परप्यूरियस, दिस वन इज मोनेस्कस परप्यूरियस and is used to manufacture the statin that is used as blood cholesterol lowering agent। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है बच्चों इसको। प्लीज ट्राई टू राइट इट, दैट इज मोनेस्कस परप्यूरियस एंड प्लीज सी दिस क्वेश्चन दैट मोनेस्कस परप्यूरियस इज yeast used as commercially in the production of। चार ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस मेडिकल एंट्रेंस में पूछा जाता है बच्चों। मोनेस्कस परप्यूरियस इज yeast used commercially in the production of ethanol or streptokinase or citric acid और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टैटिन। तो आप जानते रहिए कि इसको ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है स्टैटिन को। एंड स्टैटिन इज ऑब्टेन्ड बाय अ फंगस दैट इज द वेराइटी ऑफ यीस्ट इन्फेक्ट मोनेस्कस परप्यूरियस। यीस्ट की एक वेराइटी है बच्चों मोनेस्कस परप्यूरियस, जिससे जो है यह ऑब्टेन किया जाता है मोनेस्कस परप्यूरियस से स्टैटिन, जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। और हमारे ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है बच्चों, तब स्टैटिन के थ्रू कोलेस्ट्रॉल को डाउन किया जाता है। दैट्स व्हाई यू आर सीइंग हियर दैट ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने स्ट्रेप्टोकाइनेज देखा। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो क्लॉट ब्लस्टर्स के रूप में यूज होता था, और जबकि स्टैटिन जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के रूप में यूज हो रहा है। स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस से ऑब्टेन होता था, और जबकि स्टैटिन जो है एक फंगस से, एक यीस्ट की वेराइटी से, जिसका नाम है मोनेस्कस परप्यूरियस। नाउ चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू डिस्कस द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। अगर हम सीवेज ट्रीटमेंट की बात करें, जैसा कि आप जानते भी हैं कि एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कितना ज्यादा जरूरी है, और विगत कुछ वर्षों में आपने इसका सिग्निफिकेंस भी देखा। हमारे बनारस की अगर बात करें तो बनारस में भी आपने देखा गोइठा में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आदित्य योगीनाथ सीएम जो है, उनके आने के बाद आपने देखा 2 साल पहले ही, 2-3 साल पहले गोइठा में, मुगल सराय में और करसड़ा, सनबीम सन सिटी के पास करसड़ा, तो करसड़ा में कई जगहों पर जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए, और जहां पे माइक्रोब्स के यूज से जो है पूरे शहर के सीवेज को ट्रीटमेंट किया जाता है बच्चों। इट इन्वॉल्व प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ट्रीटमेंट। अगर सीवेज ट्रीटमेंट को आप शॉर्टली देखना चाहें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक होता है, जहां पर जितने भी वो है, गंदगी है, फिल्थ है और ऑर्गेनिक मटेरियल है, वह नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं, और फिर ऊपर जो इफ्लुएंट है उसको एरेशन टैंक में डाला जाता है, और एरेशन टैंक में ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है, जहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया रहते हैं जो डेड एंड डिकेइंग, यहाँ पर बैक्टीरिया के फ्लॉक को इंट्रोड्यूस किया जाता है, बैक्टीरिया और फंजाई के फ्लॉक को इंट्रोड्यूस किया जाता है बच्चों एरेशन टैंक में। और एरेशन टैंक में डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है, और उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए दूसरे चैम्बर में, यहाँ पर देखिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कई चैम्बर्स होते हैं। अब यहाँ पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए दूसरे चैम्बर में डाला जाता है। कई बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बैक्टीरिया का रोल, माइक्रोब्स का रोल किस स्टेप में है, तो आप इसको नोट कर लीजिए कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो बैक्टीरिया का रोल है वह मेनली सेकेंडरी ट्रीटमेंट में है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप जानते रहे सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज बेसिकली माइक्रोबियल ट्रीटमेंट, और जहाँ पे बैक्टीरिया के फ्लॉक डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, डेड कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक मटेरियल में बदल देते हैं, और फिर क्लोरिनेशन किया जाता है। ये पानी की टंकी है बच्चों, जहाँ पे पानी इसने के बाद फिल्ट्रेशन, डिकंटेशन, सेडिमेंटेशन, फिर से फिल्ट्रेशन,
करने के बाद वो पानी आ जाता है पानी की टंकी में, और यहाँ पर देखिए क्लोरीनेशन करते हैं, इसमें ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है बच्चों। ब्लीचिंग पाउडर फार्मूला, केमिकल फार्मूला इज CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड मिलाया जाता है। एंड ब्लीचिंग पाउडर इज स्टेरिलाइजर, या बैक्टीरिया वगैरह को, जर्म को किल कर देता है, और उसके बाद वही पानी हमारे घर में आ जाता है। तो इस तरीके से देख रहे हैं बच्चों आप, ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जिसके बारे में, जिसके फंक्शनिंग के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोगों ने माइक्रोब्स हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में देखा और इंडस्ट्रीज में देखा, इंडस्ट्रीज में और हाउस होल्ड प्रोडक्ट में। अगर शुरुआत में आपको याद करें कि माइक्रोब्स को हम लोग को किस किस सेक्टर में देखना है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रीज, मेडिसिनल प्रोडक्ट, वो भी इंडस्ट्रीज का ही पार्ट हो गया, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, microbes as biofertilizer, and microbes in sewage treatment plant. So my dear kids, in the next class we shall discuss about microbes in sewage treatment plant, as well as microbes in as biofertilizer, and microbes as biocontrol agent. So please prepare the role of microbes in household products and medicinal sector and industrial sector, and in the next class we shall start microbes as sewage treatment plant. Thank you very much.